हे व्हाट्सअप, ऑल गुड। आप सभी को बहुत सारा प्रेम, सभी को बहुत सारा नमस्कार। आज के क्लास को शुरू करते हैं। मैं आप सभी के बीच में अगेन उपस्थित हूं अपने क्लासेस को लेकर के। बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने आखिरी दिन में आप लोगों को न्यूरॉन के बारे में बताया था और वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप की भी थी। न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। हमने बताया था कि इसका काम जो होता है वो डेटा कलेक्ट करने का होता है, यानी डाटा कलेक्ट करता है ये बेसिकली। हमने आपको ये भी बताया था कि न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का सबसे इंडिविजुअल, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से डेटा कलेक्शन शुरू होती है, जहां से नर्वस सिस्टम का काम शुरू होता है। आज उसी कहानी को लेकर के आगे चलेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, हमने आप लोगों के लिए पिछले क्लास में एक वीडियो भी बनाई थी और वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां पे एक आपके लिए न्यूरॉन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जिसका काम होता है कि वो सिग्नल या डेटा कलेक्ट करता है। इसका नाम डेंड्राइट्स होता है। फिर हमने बताया था कि ये वाला पोर्शन जो होता है इसको सेल बॉडी या साइटन कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसका काम होता है कि रॉ डेटा को इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देना। फिर हमने बताया था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम एक्सॉन होता है। जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यहां से कन्वर्ट हुई हैं वो आगे की तरफ एक्सॉन ट्यूब से बढ़ती हैं। नर्व एंडिंग के बारे में बताई थी और फिर नोड ऑफ रेनेवियर के बारे में भी बताया था। आज उसी कहानी को लेकर के आगे चलेंगे। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ेगी आज हम लोगों की। आज की क्लास की जो सबसे पहली चीज है वो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जनरली किसी भी न्यूरॉन के अंदर जो उसका आखिरी पॉइंट होता है, जहां पे न्यूरॉन खत्म होता है, नोड ऑफ रेनेवियर जिसे मैंने बोला था, अगर दो न्यूरॉन को मैं बोलूं तो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं जहां पे ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, इसके बीच में एक गैप होता है। इस खाली जगह को साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए जब मेरी वीडियोस देखें तो कोई ये एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि मुझे उम्मीद है जब आप मेरी वीडियोस देखने बैठ रहे होंगे तो आप अपने शिक्षा व्यवस्था में, अपनी एजुकेशन में लाभ लेने के लिए मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो इससे देखने से पहले ना एक कॉपी, एक पेन और साथ में अपनी किताब लेके बैठिए। मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस बहुत छोटे टाइम का बनाता हूं, इसलिए ताकि आपको बहुत देर ना पढ़ना पड़े। मैं इस बात में पूरा यकीन करता हूं कि एक छात्र के मन में क्या बातें चल रही होंगी, एक छात्र कैसी चीजें सोच रहा होगा, उन चीजों से मैं पूरा रिलेट करता हूं। और मैं मानता हूं कि बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ने में अपने आप को सहज ना महसूस कर पा रहे हो, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि एक दिन में आप थोड़ा पढ़ें। लेकिन उतना ही चीजों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि इस वाले पॉइंट पे जहां पे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग या आखिरी पार्ट दूसरे के डेंड्राइट से जहां पे कनेक्ट होता है, उस बीच में कुछ खाली जगह होते हैं। इस खाली जगह का नाम जो होता है वो होता है साइनैप्स। क्या होता है? साइनैप्स होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस खाली जगह के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मैंने शॉर्ट में न्यूरोट्रांस एम लिख दिया है, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड का जो काम होता है वो ये होता है कि इसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो डेटा ट्रांसफर होने टाइम एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन दोनों गैप के बीच बिटवीन में। उस गैप को केमिकली इस इलेक्ट्रिक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पॉसिबल बनाना या ट्रांसफर करने में हेल्प करने में न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी को थोड़ा आगे की तरफ भी लेके चलते हैं। आपने दो चीजों के बारे में सीखा कि जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, उस मिलने वाले प्लेस का नाम साइनैप्स होता है, क्योंकि उसके बीच में एक गैप बन रही होती है और उस गैप के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो एक केमिकल कंपोनेंट होता है, और जब न्यूरॉन अपनी डेटा दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है तो उस हैंड ओवर करने में डेटा को, उस डेटा को ट्रांसफर करने में वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो इजिली ट्रांसफर करने में कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में तो समझ में आ गई। अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखो भैया, बात ऐसी है ना कि ये आपने जंक्शन का तो नाम सुना ही होगा। जनरली जंक्शन जो है वो प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन वगैरह से हम लोग रिलेट करते हैं। पटना जंक्शन, सिवान जंक्शन, छपरा जंक्शन, ऐसे करके हम लोग रिलेट करते हैं। जंक्शन वो जगह है जहां पे न्यूरॉन हमारे मसल से कनेक्ट करता है। जिस जगह पे न्यूरॉन हमारे मसल से कनेक्ट करते हैं और जहां पे मसल से ये जुड़ते हैं, उस ज्वाइन करने वाले जगह का नाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ प्लेस वेयर न्यूरॉन्स आर ज्वाइन टू द मसल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपको तीन बातें बताई। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। What is neurotransmitter? Neurotransmitter is a fluid which present between the gap of a neuron. And what is neuromuscular junction? Neuromuscular junction is a place where neurons are generally attached with the muscle. मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और न्यूरॉन की ये जो टॉपिक है इसको मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं। बच्चा पार्टी, जनरली ना मैं न्यूरॉन से शुरू करता नहीं हूं, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर न्यूरॉन पहले पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने आपको कुछ बातें बता दी। लेकिन ना अभी मैं आप लोगों को ना दो चार टेक्निकल टर्म से मैं रूबरू करा देता हूं तो इस चैप्टर। तो सबसे पहली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलीज। दूसरी जो चीज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स में यही दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनके बारे में मैक्सिमम टाइम बच्चों को डाउट रहता है। देखो बच्चा लोग, जो स्टिमुलाई होता है ना, या स्टिमुलीज जो होते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं, मतलब दीज आर कंसिडर एज दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर चेंजेज ऑकर होते हैं। यानी ये किसी भी सडन चेंज को, किसी तरह के हमारी बॉडी में चेंजमेंट या किसी तरह की प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए एक कन्विंसिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात करता हूं। मान के चलो, हम कभी भी अपने सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, आराम से अपने घर में मान के चलो बैठे हुए हैं, और अचानक से ना हमारे टीचर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे ही हम टीचर को देखते हैं, हम अपने चेयर से उठ जाते हैं, उठ खड़े होते हैं। यानी कि हमारे घर में, हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसी एक्टिविटी हुई, टीचर का आना, जो हमें ये कन्विंस करता है कि हमें अपनी सीट छोड़नी है। इन रिस्पेक्ट, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इन रिस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सीट छोड़ देते हैं बड़े को देख करके। अगर आपके सामने कोई बहुत ही डिलीशियस फूड बना के रखा गया हुआ है, तो हमारे मन में एक थॉट प्रोसेस डेवलप होती है कि शायद मैं इसे टेस्ट कर लेता, मैं थोड़ा इसको चख के देखता कि कैसा लग रहा है ये। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टिमुलाइज आर दोज फैक्टर विच यूज टू कन्विंस आवर बॉडी फॉर स्टार्टिंग या प्रोसेसिंग एनी एक्शन इन आवर बॉडी। किसी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी एक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमारी बॉडी में जो फैक्टर काम करते हैं उसे स्टिमुलाइज कहते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारी बॉडी में एक्शन शुरू हो जाए उसे स्टिमुलाई कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एज मैं यहां पे अगर आपको लिख के समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहां यही लिख सकता हूं कि दोज फैक्टर्स विच हेल्प इन सडन चेंज इन आवर बॉडी। यानी ऐसे फैक्टर जिससे हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है, या जिसे देख करके हमारी बॉडी किसी तरह के एक्शन के लिए स्टार्ट होती है, किसी तरह के एक्शन को प्रोसीड करना चाहती है, उसे स्टिमुलाइज कहते हैं। अब आगे बढ़ रही है बात रिस्पॉन्स की। देखो भैया, बात ऐसी है कि जब हमारे लिए या हमारे सामने कोई भी आदमी किसी तरह की सिचुएशन रखता है, मान के चलो somebody asked me some question, मेरे सामने कोई फूड रखा हुआ है,
मेरे सामने कोई कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं जब उसे देखूंगा तो मेरे मन में ट्राई करने की बात आएगी, मैं उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब उस सॉल्व करने के लिए मैं जो एक्शन कर रहा हूं वो होता है रिस्पॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मान के चलो कि मैंने कुछ खाना खाया है, जब मैं कुछ खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? यानी खाना का एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी में एक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ, सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, मेरे ब्रेन में हार्मोन डोपामिन रिलीज होने लगा, जिससे हमें उस फूड को कंटिन्यूअसली खाने का मन कर रहा है। लेकिन जब हम उस खाना को खा लेंगे तो खाना को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करेगा। तो जब हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करेगा तो उस खाने के बाद जो हम काम कर रहे हैं वो हम उस एक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कहानी को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। स्टिमुलाइज के बारे में तो आपने समझ लिया, रिस्पॉन्सेज भी आपने समझ लिए, लेकिन अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग कुछ और भी चीजों के बारे में समझते हैं। बच्चा पार्टी, बात ऐसी है ना कि देखो, हमारे घर में या हमारी सोसाइटी में हर आदमी का काम अलग अलग होता है। अगर मान के चलो कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी इंफॉर्मेशन को ना कलेक्ट करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं। हालांकि ये बात सबको पता है कि जनरली जो लड़कियां होती है ना वो बाहर का इंफॉर्मेशन ज्यादा लेके आती है, लड़कों को दुनिया से मतलब नहीं रहती है। लेकिन जो लड़कियां होती है ना, गर्ल्स होती है ना, उनके अंदर एक इनबिल्ड नेचर होता है कि वो दूसरों की बातों में, दूसरे की चीजों में, दूसरे को लेकर के बड़ा इंटरेस्टेड रहती हैं और उसको लेकर के ना वो बड़ा मतलब एक्टिव रहती हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के लिए क्या हो रहा है। आप क्लासरूम में भी देखना, गर्ल्स जो होती है ना दूसरे की कॉपी में झांकती रहती है, वो अपनी कॉपी में क्या लिखी है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। अब आप लोग इसे रोस्ट समझ रहे हो, वो अलग का बात है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेन या कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेन, कुछ ऐसे टिश्यू या कह सकते हैं कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका काम होता है किसी भी डाटा को रिसीव करना। क्या करना? कोई भी इंफॉर्मेशन लेना। हमारी बॉडी में वैसे बहुत सारे ऑर्गेन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, हमारी बॉडी में लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गेन है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऑर्गेन होने के बावजूद भी सारे ऑर्गेन इंफॉर्मेशन नहीं लेके आते हैं। हमें लीवर से नहीं मालूम चलता कि सामने वाला आदमी कैसे रंग का कपड़ा पहना है। हमें लीवर या किडनी या अपने लंग्स से सुनाई नहीं पड़ता है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे लेके आते हैं? सेंस ऑर्गन के थ्रू। यानी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उसका रंग क्या होगा, उसकी आकार क्या होगी। अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो आवाज किसकी है, वो कैसी आवाज है, वो चीखने या चिल्लाने की आवाज है या किसी नॉर्मल तरह की कंडीशन की आवाज है। इसके अलावा अगर हमें कोई टच करता है तो हमें एहसास होता है कि somebody is touching, ये गुड टच है कि बैड टच है, कैसा टच है, ये हमें टच करने पे मालूम करता है। जब हम किसी चीज को चखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें टंग के थ्रू ये मालूम चलता है कि उस चीज का स्वाद कैसा है। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गेन, ऐसे टिश्यू या ऐसे सेल जो डेटा को रिसीव करते हैं, ऐसे ऑर्गेन का नाम रिसेप्टर होता है। क्या नाम होता है? रिसेप्टर होता है। यानी कि अगर एक लाइन में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इन आवर बॉडी ऑल दोज ऑर्गेन्स और सेल और टिश्यू विच यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन या गेट इंफॉर्मेशन इनटू आवर बॉडी, दैट ऑर्गेन, सेल और टिश्यू विल कंसिडर एज रिसेप्टर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? रिसेप्टर उसे कहते हैं जो डाटा को रिसीव करेगा। कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। मैं पहले आप लोगों को यह बता दूं कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद कहानी को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहला रिसेप्टर के बारे में याद कर लो। सबसे पहला रिसेप्टर जो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। बेसिकली ये गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ये अवेलेबल होता है हमारी बॉडी के अंदर, टंग के अंदर। कहां पे अवेलेबल होता है? टंग के अंदर होता है। और इसका काम होता है टेस्ट रिकॉग्नाइज करना। क्या रिकॉग्नाइज करना? टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो अवेलेबल होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर।
ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां पे अवेलेबल होता है? हमारे नोज में अवेलेबल होता है, और नोज के अंदर इसका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। किसको डिटेक्ट करना? स्मेल को डिटेक्ट करना। पहला हुआ गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, और टेस्ट रिकॉग्नाइजेशन का काम टंग में होता है। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। तीसरा रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर होता है जिससे हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर जो होता है ना, वो आईज के अंदर होता है, और इसका काम जो होता है किसी चीज को देखना होता है, सीन करना होता है, विजुअलाइज करना होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? चौथा जो रिसेप्टर होता है उससे हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? फोनो रिसेप्टर। याद रखिएगा, फोन कहां लगाया जाता है? कान पे लगाया जाता है। और फोटो कैसे देखी जाती है? आंख से देखी जाती है। तो देखने वाला काम फोटो रिसेप्टर, सुनने वाला काम फोनो रिसेप्टर। और फोनो रिसेप्टर कहां अवेलेबल होता है? ईयर के अंदर। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हियरिंग का, सुनने का, लिसन करने का। लिसन करने का काम जो होता है वो फोनो रिसेप्टर का होता है। एक होता है थैगो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? थैगो रिसेप्टर। बेसिकली थैगो रिसेप्टर का काम होता है कि ये हमें किसी तरह के टच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कई किताबों में या एनसीईआरटी इटसेल्फ में थैगो रिसेप्टर का नाम नॉसिस रिसेप्टर भी लिखा गया है। तो नॉसिस रिसेप्टर या थैगो रिसेप्टर दोनों का काम होता है टच को इंफॉर्म करना, या किसी ने हमें टच किया, किसी ने हमें छुआ, तो छूने के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो थैगो रिसेप्टर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चौथा एक रिसेप्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर। ये थर्मो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, और ये भी स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट्स दैट गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में प्रेजेंट है, टेस्ट का काम करता है। टी से टंग, टी से टेस्ट, और खाने से हमें हो जाती है गैस। तो गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट, टंग, याद रहेगी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है, मैंने एसिड बेस चैप्टर में भी ये बात बताई है, लाइव प्रोसेस चैप्टर में भी बताई है कि जो रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन जो नोज में प्रेजेंट होता है, जिससे हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। हमने बताया था कि कुत्तों के अंदर ऑल्फैक्टरी रीजन बड़ा होता है। कुत्तों का ऑल्फैक्टरी रीजन एनिमल में ह्यूमन से बड़ा होता है, इसलिए वो स्मेल को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉरेंसिक वाले कुत्तों को इसीलिए यूज भी करते हैं। और हमारे घरों में भी ये कहा जाता है कि अगर किसी को स्मेल बहुत ज्यादा पहचान आने लगती है या स्मेल ज्यादा करता है कोई, तो हम लोग कहते हैं कि तुम्हारी नाक कुत्ते जैसी हो गई है क्या। मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रीजन का जो साइज होता है कुत्ते में ज्यादा बड़ा होता है। अगला है फोटो रिसेप्टर। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फोटो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? आई के अंदर प्रेजेंट होता है, सीन करने का काम करता है। फोनो रिसेप्टर कहां होता है? तो ईयर में प्रेजेंट होता है, लिसनिंग का या सुनने का या हियरिंग का काम होता है। थैगो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है और टच को फील करता है। थर्मो रिसेप्टर कहां होता है? ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और ये भी स्किन में प्रेजेंट होता है। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप सभी ना इन 6 के 6 नामों को याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिखेंगे। इनका कोई बहुत बड़ा कह सकते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में इनका रोल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन के अंदर में इनको पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद जरूर कर लें, और अपनी कॉपी में तो पक्का से पक्का नोट कर ही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन सारे रिसेप्टर के बारे में मैंने बता दिया। अब रिसेप्टरों के बारे में पढ़ने के बाद अगली कहानी जो हम लोगों की शुरू होगी वो होगी नर्व्स के बारे में बात करने की। ठीक है ना, कि नर्व्स क्या होते हैं। देखो, ये नर्व के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में ना 3 तरह के नर्व्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो नर्व है उसे क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। अच्छा, नर्व होते क्या है? नर्व एक रास्ता है जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। न्यूरॉन न्यूरॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक नर्व बना लेते हैं। और वही नर्व जो होते हैं हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटार नर्व, और तीसरा होता है रिले नर्व। कौन सा नर्व? रिले नर्व। कुछ किताबों में रिले नर्व दिया भी हुआ है और कुछ किताबों में रिले नर्व नहीं भी दिया हुआ है।
दिया हुआ है तो भी राधे राधे, नहीं दिया हुआ है तो भी राधे राधे। मैं आपको दिए हुए में भी बता दे रहा हूं और नहीं दिए हुए में भी बता दे रहा हूं। देखो भैया, हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्व है ना, उसका काम होता है कि वो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं ना, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जब इंफॉर्मेशन रिसीव होता है तो उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा जाता है। तो जो नर्व इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाए उसे सेंसरी नर्व कहते हैं। यानी मैं यहां लिखने की कोशिश करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ऑल दोज नर्व्स विच ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम ऑर्गन्स स्लैश में रिसेप्टर टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देन दीज आर सेड टू बी सेंसरी नर्व। मैंने किसी चीज को छुआ, गर्म पैन को छू दिया, मेरे स्किन ने फील किया थर्मो रिसेप्टर के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे करके करते करते मेरे ब्रेन तक पहुंची। कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व। समझ में आ रही है बात कि नहीं? दूसरा नर्व है मोटार नर्व, जिसको मोटर नर्व भी बोलते हैं। मोटार नर्व या मोटर नर्व ये वो नर्व होते हैं जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को लेता है और जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है। किसको? हमारे ऑर्गन्स को। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जिस तरह से रिसेप्टर होते हैं ना, उस तरह से एक और चीज होती है जिसका नाम होता है इफेक्टर। एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर। बेसिकली ना, रिसेप्टर और इफेक्टर का मतलब होता है, रिसेप्टर का काम होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना और इफेक्टर का काम होता है हमारे ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस ऑर्गन की हेल्प करना या रिस्पॉन्स जो हमारा ब्रेन दिया है, इंस्ट्रक्शन जो दिया है, उसे एप्लीकेट करना। मान के चलो हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते ना मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया, मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया, मेरा पैर क्या हुआ? रिसेप्टर या इफेक्टर? रिसेप्टर हुआ। यानी हमारे पैर ने इंफॉर्मेशन रिसीव किया, लेकिन हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्व के थ्रू लिया। किसके थ्रू लिया? सेंसरी नर्व के थ्रू लिया। जब हमारा दिमाग इस बात को रिसीव किया सेंसरी नर्व के थ्रू, देन क्या हुआ? हमारे दिमाग ने इसे प्रोसेस किया, सोचा, समझा, इंस्ट्रक्शन दिया। किसको? हमारे हाथ को। किसके थ्रू दिया? मोटार नर्व के थ्रू दिया। मोटार नर्व ने क्या किया? जाकर के मेरे हाथ को बताया कि भैया पैर से कांटे निकाल लो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? हमारा हाथ इफेक्टर है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, एप्लीकेट कर रहा है हमारे दिमाग की बातों को, और मेरा पैर क्या कर रहा है? रिसीव किया डेटा को। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? मान के चलो हमने कोई खाना खा रहा, मैं कोई खाना खा रहा हूं, ठीक है ना? अब खाना खाते खाते मुझे जो खाना मिला वो थोड़ी मिर्ची वाली, थोड़ी तीखी, स्पाइसी खाना मिला। अब जो हमने खाना स्पाइसी वाला खाया है तो उसके अंदर मिर्ची ज्यादा है, यानी हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर ने पता लगाया कि खाने में मिर्ची ज्यादा है। अब वो इंफॉर्मेशन दिमाग को कैसे भेजेगा? सेंसरी नर्व से। अब हमारा दिमाग प्रोसेस किया, सोचा, समझा, एनालिसिस किया, एंड देन आफ्टर हमारे हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया। किसके थ्रू? मोटार नर्व के थ्रू, कि बेटा हाथ पानी लेके आओ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि इफेक्टर का मतलब होता है दोज ऑर्गेन, दोज सेल, दोज टिश्यू विच ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन। जो दिमाग की बातों को फॉलो करे, इफेक्टर है। जो दिमाग को इंफॉर्मेशन दे, रिसेप्टर है। जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगा वो सेंसरी नर्व है। जो उस इंस्ट्रक्शन को, दिमाग के इंस्ट्रक्शन को ऑर्गन तक पहुंचाएगा वो मोटार नर्व है। और ये रिले नर्व या मिक्स्ड नर्व, कई किताबों में मिक्स्ड नर्व भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। मिक्स्ड नर्व का जो लोकेशन होता है वो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका काम होता है, जैसे मान के चलो सेंसरी नर्व ने इंफॉर्मेशन लेके आया कि भाई ब्रेन ये बात हो रखी है, उस बात को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को हैंडओवर करना और ब्रेन की बातों को मोटार नर्व को ट्रांसफर करना, ये काम होता है रिले नर्व का। यानी रिले नर्व ना एक साइड से सेंसरी नर्व
एक साइड से मोटार नर्व होता, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। समझ में आ रही बात ना? और बाकी ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी नर्व और मोटार नर्व। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने लगभग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो, टेक्निकल वर्ड समझने का काम कंप्लीट कर लिया है। कल संडे का दिन है और कल मैं थोड़ी लंबी वीडियोस क्रिएट करूंगा। जनरली मैं ऐसा कहता हूं अपने बच्चों को कि संडे के दिन थोड़ी मौज मस्ती कर लिया कीजिए, लेकिन 10th वालों के लिए मौज मस्ती अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, जो बच्चे भी 10th में हैं और जो बच्चे भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग ना ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, दिन में 22 घंटा 24 घंटा का पूरा अगर एक डे ले लो, तो उस डे के अंदर 24 घंटा में तुम्हें 12 घंटा 13 घंटा नहीं पढ़ना। तुम्हें पूरे दिन साइंस, बाकी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत थोड़े थोड़े पीरियड देने हैं, लेकिन वो पीरियड ना रोज रोज एवरीडे देना, ताकि उससे क्या हो सके, तुम्हारा जो काम है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो सके। एक ही दिन तुम सोचोगे ना कि सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग ना मेरी वीडियोस के थ्रू या जिसके थ्रू भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। मैं अपनी वीडियोस की तरफ से आपको रिवीजन, आपकी पढ़ाइयां कंडक्ट करता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको और अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं चीजों के बारे में। लेकिन आप लोग ना घर पे बैठ के अपनी किताबें खोल करके जरूर पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन इसलिए नहीं खोल के रखा हूं कि आप लोग मुझे ये कहें कि सर बहुत अच्छा लगा, गुड लक है। आप लोग मुझे अप्रिशिएट तो उसी माध्यम से करेंगे, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप लोग, मैं क्लासेस में बैठे होते हैं ऑफलाइन सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को देख सकता कि आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सेज है, आप लोगों के क्या डाउट्स है, मैं उसे देख सकता। लेकिन जो लड़के भी मेरी वीडियोस देखने के बाद या कहीं से भी उन्हें नॉर्मली भी ऑलरेडी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप निसंकोच कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उस डाउट को 100% समाप्त करने की, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियोस की क्वालिटी में कहीं कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये बहुत जेन्युइन सी बात है। लेकिन ये बात भी बहुत जेन्युइन है कि अगर कोई आपके डाउट्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, ओवरऑल साइंस और हिस्ट्री को लेकर के, या इसके अलावा भी कहीं, तो आप अगर पूछेंगे तो मैं उस पर्टिकुलर चीजों को ना शॉर्ट्स के थ्रू या नॉर्मल तरीके से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पर्टिकुलरली आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरा मोटिव नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा। मेरा मोटिव है कि ना मैं छोटे छोटे तरीके से ही छोटे छोटे लोगों को ही हेल्प कर पा रहा हूं, और इतना ही कर लूं तो बहुत है। मैं चाहता हूं, ये पार्ट है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, बहुत बड़ा टीचर बनूं, नाम हो मेरा, वो सेकेंडरी मैटर है, वो बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद होगा। लेकिन एंड ऑफ द थिंग ये है ना कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जितना मैं कर सकता था क्लासेस में, मैं वीडियोस के थ्रू भी वो कर रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आपको अपना काम भी करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से प्रेजेंट हूं और मैं अपनी तरफ से अटेंडेंस लगा रहा हूं, आप अपनी तरफ से अटेंडेंस की काम शुरू करो, है कि नहीं है? आज की क्लासेस में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और स्टिमुलाइज, रिस्पॉन्सेज, रिसेप्टर, इफेक्टर और नर्व्स के बारे में हमने चर्चा करी। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं और आपको खूब सारा गुड लक विश करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लासेस, मैं कोशिश करूंगा कि कल थोड़ी लंबी क्लासेस कंडक्ट करो, ताकि नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ और डिटेलिंग चीजें हम कर सकें। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। खूब मन लगा के पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कंसल्ट करिए, कमेंट्स के अंदर आइए, या जैसे भी आना है वैसे आइए, ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक। मिलता हूं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।